हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह विवेकानंद की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। मेरे भैया, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली हैं, तो इसी श्रृंखला में हम लोग आज हिंदी की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कह रहा है कि ढा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, ढा का उच्चारण स्थान की बात करें तो हमारे जो है ढा का उच्चारण स्थान मूर्धा से माना जाता है। मेरे भैया, उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण के आधार पर इस जो है कंठ से उच्चारण किया जाता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, दंत से होता है और ओष्ठ से होता है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का भेद देखें तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, वत् तथा काकल्य भी होते हैं। बेटा, कंठ से अगर हम बात करें तो कंठ से उच्चारण जो होते हैं का, खा, गा, घा और अंगा का उच्चारण होता है। तालु से चा, छा, जा, झा और इया का उच्चारण होता है। मूर्धा से टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, फा, दा, धा, ना, ओष्ठ का पा, फा, बा, भा और मा। आप सभी को पता है मेरे भाई, जो किसी भी वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो हमेशा अनुनासिक होता है। इसे ही हम लोग अनुनासिक या नासिक के कहते हैं। किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर को अनुनासिक या नासिक के कहा जाता है। बाबू, आज से कई सारे लोग जो है आपको ट्रिक बताएंगे, ठीक है, लेकिन आज हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ बिना टाइम वेस्ट किए, ट्रिक आपको जो है गिननी नहीं है, आपको केवल और केवल उच्चारण करना है। और गारंटी देते हैं 100 में 101% की मेरे भैया, दोबारा अगर भूल जाएंगे आप, अगर कभी भी भूल जाए तब बताना। बेटे, कंठ का उच्चारण स्थान जो है, का वर्ग के व्यंजन क्या होते हैं, कंठ से होते हैं। इसको ऐसे ना याद करो, बस केवल उच्चारण कर दो हमारे साथ मेरे भाई, आपको 100% याद हो जाएगा। का उच्चारण स्थान, ऐसे व्यंजन कंठ से जो भी होते हैं, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख खुला का खुला रह जाता है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, कंठीय व्यंजन कहा जाता है। जैसे का, खा, गा, घा, ठीक है। हमारा मुख भैया खुला का खुला रह जाएगा तो कहां से होगा, कंठ से हो जाएगा। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, तालव्य व्यंजन कहा जाता है। कई सारे लोग आपको मसूढ़ा बताएंगे, लेकिन मेरे भाई गारंटी देते हैं मसूढ़ा से आप नहीं कर सकते हैं। अगर मसूढ़ा से करें चा, व्यंजन का उच्चारण हुआ ही नहीं। हमेशा जब भी चा वर्ण का उच्चारण होगा तो कहां से होगा, तालु से होगा। चा, छा, जा, झा, हमारी जिह्वा किसको स्पर्श करी, तालु को स्पर्श करी। अगर मूर्धा की बात करें मेरे भैया, तो मूर्धा वाले व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा पीछे की ओर रोल करे और झटके के साथ वायु को बाहर निकाले, ऐसे व्यंजनों को मेरे भाई मूर्धा वाले व्यंजन कहा जाता है। टा, ठा, डा, ढा, ठीक है। आगे बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा दंत या मसूढ़ा को स्पर्श करती है, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, दंती व्यंजन कहा जाता है। ता, था, दा, धा, ठीक है। आगे ओष्ठ की बात करें तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ दोनों चिपके और झटके के साथ बाहर हो जाएं, ऐसे व्यंजनों को क्या कहा जाता है, ओष्ठीय व्यंजन कहा जाता है। पा, फा, बा, भा। अगर मेरे भाई आप इसको याद रखते हैं तो गारंटी है कि आप कभी भी जो 1 नंबर का या 2 नंबर का आएगा वर्णमाला से, तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। आप भुलाकर भी चाहेंगे भी तो नहीं भुला पाएंगे इस ट्रिक को। चलिए मेरे भैया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राधा आंगन में नाचती है में कौन सी क्रिया है। राधा आंगन में नाचती है में कौन सी क्रिया है। मेरे भाई, क्रिया की बात आई है तो बता दें कि जहां पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है।
जहां पर किसी कार्य का बाबू करना या होना पाया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और आगे हम बात करें तो कर्म के आधार पर, अगर हम लोग बात करें मेरे भैया, कर्म के आधार पर क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है अकर्मक और एक कौन सी होती है मेरे भैया, सकर्मक होती है। एक होती है अकर्मक और एक होती है कौन सी, सकर्मक होती है। बाबू कोई दिक्कत नहीं है, आ का मतलब होता है नहीं और कर्मक का माने, कर्मक मीन्स होता है क्या, कर्म। आ का मीन्स होता है नहीं और कर्मक मीन्स होता है क्या, कर्म। अर्थात कर्म नहीं है जिसके साथ वही क्रिया क्या है, अकर्मक है। और सा का मतलब होता है साथ साथ, अर्थात जिसके साथ कर्म जुड़ा हो उसे ही क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया कहा जाता है। मेरे भाई जिसके साथ कर्म नहीं है उसे अकर्मक क्रिया और जिसके साथ कर्म मौजूद है उसे ही क्या कहा जाता है, सकर्मक क्रिया। ठीक है। और अगर जुगाड़ की बात करें तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, आप क्रिया के साथ क्या क्या या किसको से प्रश्न कर दीजिएगा, क्या या किसको से मेरे भैया प्रश्न कर दीजिएगा। अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो वो कौन सी क्रिया होगी, आपकी सकर्मक क्रिया होगी। अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आपकी कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। बाबू कह रहा राधा आंगन में नाचती है, तो क्या से अगर प्रश्न करेंगे हमें क्या नाचती है तो हमें कुछ मिला, क्या नाचती है, कुछ नहीं मिला। ठीक है। अगर हम कहेंगे कौन नाचती है तो बाबू कौन नाचती है, राधा नाचती है। और अकर्मक क्रिया की एक बात और जान लीजिएगा, अकर्मक क्रिया में, अकर्मक क्रिया में क्रिया के फल का प्रभाव जो है, क्रिया के फल का जो प्रभाव है वो कहां पर पड़ता है, सीधे कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया में क्रिया के फल का जो प्रभाव है वो सीधे सीधे कर्ता पर पड़ता है। बाबू नाचने का अगर आप कह भी रहे हैं कि चलो सर जी आंसर मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाबू क्रिया के फल का प्रभाव कहां पड़ा, राधा पर पड़ा, तो हमारी कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी मेरे भैया, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आगे हम बात करें मेरे भाई, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जी फिर आंगन क्या चीज है, आंगन क्या चीज है। बाबू आंगन क्या है, आधार है जहां पर क्रिया संपन्न की जा रही है। जहां पर क्रिया संपन्न की जाती है उसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। कुछ बच्चे इसको मानेंगे नहीं तो मेरे भाई उनको मानने के लिए हम बता दें कि कर्म कारक चिन्ह, अगर कर्म होगा कर्म कारक चिन्ह को होता है। आप लोग कारक पढ़े होंगे, अगर कर्म इसमें मौजूद है तो उसके साथ को कारक चिन्ह आना चाहिए, लेकिन यहां पर में कारक चिन्ह आया है जो किसको दर्शाता है, अधिकरण कारक को दर्शाता है। में किसको दर्शाता है, अधिकरण कारक को दर्शाता है। और मेरे भैया अधिकरण कारक जो है कर्म को नहीं आधार को दर्शाता है। अर्थात राधा अगर नाचती है तो नाचने से कोई आंगन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन होते, ऐसे ही क्वेश्चन जैसे कह दिया जाए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बाबू पक्षी के आकाश के उड़ने से आकाश में ऊपर नीचे तो होगा नहीं। ठीक है। अगर हम बात करें कि बच्चा रात में दूध पीता है, तो अब यहां भी अगर बच्चा रात में दूध पीता है तो यहां से में कारक चिन्ह आया है तो कौन सा हो जाएगा आपका, आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर हम बात करें मेरे भैया प्रेरणार्थक क्रिया की, आपको 5 तरीका बता दिए हैं। एक तरीका क्या या किसको से पहचान लीजिए, दूसरा तरीका है क्रिया के फल का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े तब भी अकर्मक क्रिया। उसके बाद मेरे भैया तीसरा जो है आंगन, ये में कारक चिन्ह लगा है जो आधार को दर्शाता है, कर्म को नहीं दर्शाता है। ठीक है। जो आधार को दर्शाता है आपका कर्म को नहीं दर्शाता है मेरे भाई। ठीक है। और उसके बाद पांचवा है कि राधा के नाचने से आंगन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पांच तरीके हैं मेरे भैया अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचानने के। आगे हम बात करें प्रेरणार्थक क्रिया की, तो बाबू प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करें तो यहां पर दो कर्ता होते हैं, एक प्रेरक होता है और दूसरा कौन सा होता है, प्रेरित कर्ता होता है। ठीक है। अगर हम प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें मेरे भाई तो प्रेरणार्थक क्रिया में एक कर्ता होता है प्रेरक और दूसरा कर्ता क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है। किसी कार्य को जब ये पहला वाला कर्ता स्वयं ना करके दूसरे कर्ता को करने के लिए प्रेरित करता है, वहीं पर क्या होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरित कर्ता द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। जैसे नाचना से बन जाए नचवाना। ठीक है। जैसे कह दिया जाए पवन
मोची से जूते पालिश करवाता है तो क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। पवन खुद कार्य ना करके क्या कर रहा है, दूसरे से काम करवा रहा है। आगे बात करें मेरे भैया सकर्मक क्रिया की, तो आपको अभी बताए हैं कर्म जिसके साथ हो क्या या किसको से प्रश्न करने पर उत्तर की प्राप्ति हो जाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। आगे हम बात करें अगर पूर्वकालिक क्रिया की, पूर्वकालिक क्रिया में मेरे भैया पूर्वकालिक क्रिया की अगर हम बात करें तो पूर्वकालिक क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया में, ठीक है, एक आपकी होती है जब किसी कार्य को पूर्वकालिक क्रिया में मेरे भाई एक क्रिया जब समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया क्या रहे, जारी रहे, उसे ही क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए आपका हो जाए कि मैं नाश्ता करके कोचिंग आता हूं, मैं नाश्ता करके कोचिंग आता हूं, तो बेटा नाश्ता करने की क्रिया समाप्त हो चुकी है और कोचिंग आने की क्रिया जारी है। पापा खाना खाकर ऑफिस जाते हैं, तो पापा ने खाना खाने का कार्य समाप्त कर लिया है और दूसरी क्रिया क्या है, जारी है, वही क्या कहलाती है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम देखें तो कह रहा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, तो बाबू पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के आदिकाल में लिखा गया। अगर हम पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो इसके रचयिता जो है, लेखक जो है वो कौन से हैं, चंद बरदाई हैं। इसके लेखक मेरे भाई चंद बरदाई हैं। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद बरदाई ने लिखा। आगे बात करें अगर पृथ्वीराज रासो की बेटा भाषा की, तो इसकी भाषा कौन सी है, डिंगल पिंगल है। इसकी भाषा कौन सी है आपकी, डिंगल पिंगल, इसकी भाषा आपकी डिंगल पिंगल है। आगे हम बात करें पृथ्वीराज रासो को, बाबू एक बात और जान लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। मेरे भाई एक गुड़ बात बताते हैं, पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई ने मेरे भैया पूरा नहीं किया था, इसको इनके पुत्र चंद बरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया था। इनके पुत्र जो हैं चंद बरदाई के ये पुत्र हैं जल्हन, जो इसको क्या किए थे, पूरा किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा मृगेंद्र में संधि बताइए, मृगेंद्र में संधि बताइए। बाबू अगर जब भी संधि की बात आ जाए, हमसे कहा जाए कि बताइए मेरे भैया इसमें कौन सी संधि होगी, तो एक बात हमेशा जान लीजिए, अगर कभी भी हमारी संधि बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ से टूटे, जब कभी हमारी संधि बड़ा ऊ से टूटे, तो मेरे भैया वहां पर एक ही संधि होती है, और कौन सी होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। वहां पर मेरे भाई दीर्घ स्वर संधि होती है। अगर संधि हमारी ए से या ओ से टूटे या अलग हो, तो वहां पर कौन सी होती है, गुड़ स्वर संधि होती है। अगर संधि हमारी मेरे भैया ऐ से या औ से अलग हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। वहां पर कौन सी संधि होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। अगर कभी भी मेरे भाई या और वा के पहले आधा अक्षर आ जाए, वहां पर कौन सी हमारी संधि होती है, यड़ स्वर संधि होती है। अगर या और वा, अगर कहीं पर भी या और वा बीच में आ जाए, या और वा कहां पर आ जाए मेरे भैया, किसी भी शब्द के बीच में आ जाए, तो वहां कौन सी संधि होती है, मेरे भाई आंख मूंद के बता देना कि वहां पर कौन सी संधि होती है। बाबू अयादि स्वर संधि होती है। अगर कभी भी संधि हमारी बड़ा ऊ से टूटे, गारंटी देते हैं भैया क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, बड़ा ऊ से टूटे, वहां पर संधि दीर्घ स्वर संधि होती है। अगर ए या ओ से टूटे गुड़ स्वर संधि, अ या औ से टूटे वृद्धि स्वर संधि, या और वा के पहले अगर आधा अक्षर आ जाए
तो वहां पर कौन सी होती है, यर्ष और संधि होती है। या और वह बीच में आ जाए तो मेरे भैया कौन सी होती है, अयादि स्वर संधि होती है। अगर मृगेंद्र में बात करें तो मेरे भाई संधि हमारी कहां से टूट रही है, ए से टूट रही है। बाबू कुछ मत करिएगा, कहां लगा दीजिए, गुड़ स्वर संधि में ठूंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर इसके संधि विच्छेद की बात करें तो मेरे भैया संधि विच्छेद हो जाएगा इसका मृग धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मृग धन इंद्र, ठीक है मेरे भाई। अगर इसकी हम जो है रूल्स की बात करें तो स्वर जो है गुड़ स्वर संधि कहता है अगर आ का मेल भिन्न स्वर ई के साथ हो जाता है तो ये विकार कौन सा उत्पन्न करता है, ए का करता है, ठीक है, ए का विकार उत्पन्न करता है, ठीक है मेरे भाई। ये जब संधि का जब हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसके रूल कितने होते हैं। और जो है जब आपको पहचानना हो तो मेरे भाई गारंटी देते हैं, अगर ये चीज आपने ध्यान रख लिया तो कोई भी जो है संधि आपसे गलत नहीं हो सकती, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं। चलिए आगे बात करें तो कह रहा ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा बेटा। ऋग्वेद में जो है कौन सी संधि हो जाएगी हमारी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ऋग्वेद में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का में हलंत लगा लीजिएगा, ऋक धन वेद हो जाएगा। ये फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन ऋक धन वेद हो जाएगा। और ऋग्वेद में संधि कौन सी होगी बाबू, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि व्यंजन संधि का नियम कहता है यदि किसी भी वर्ग का प्रथम व्यंजन, किसी भी वर्ग का पहला व्यंजन अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल मेरे भाई किसी भी स्वर के साथ हो जाए, या किसी भी वर्ग के तीसरे व्यंजन या चौथे व्यंजन या बाबू अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, या अंतस्थ व्यंजन के साथ होता है, तो वहां पर हमारा जो ये प्रथम वर्ग का व्यंजन है यह अपने ही वर्ग के तृतीय व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। ये अपने ही वर्ग के किस व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। मेरे भैया व्यंजन संधि कहती है, यह नियम है कि अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल किसी भी स्वर के साथ हो जाए, तीसरे व्यंजन, चौथे व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा होते हैं, अगर इनके साथ होता है तो हमारा जो पहला व्यंजन होता है अपने ही वर्ग के कहां परिवर्तित हो जाता है, तीसरे व्यंजन में मेरे भाई परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा ऋग्वेद में ये जो गा है किस में बदल जाएगा, का में बदल जाएगा। ये जो गा है आपका किस में बदल जाएगा, आपका का में बदल जाएगा। जैसे कह दिया जाए सत धन भावना बराबर क्या हो जाएगा आपका, सत धन भावना मेरे भैया यहां से ता आया और यहां से क्या आया, किसी भी वर्ग का तीसरा व्यंजन आया, पा फा बा भा, चौथा व्यंजन, किसी भी वर्ग का कौन सा व्यंजन आया मेरे भाई, चौथा व्यंजन आया। किसी भी वर्ग का चौथा व्यंजन आया है तो मेरे भैया किसी भी वर्ग के चौथे व्यंजन का साथ अगर किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन का मेल होता है तो ये पहला वाला व्यंजन अपने ही वर्ग के कहां बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से सत धन भावना बराबर क्या हो जाता है, सद्भावना हो जाता है, ठीक है मेरे भैया। सत धन भावना बराबर क्या हो जाता है, सद्भावना बन जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। मेरे भैया बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहा कि जामुन का तत्सम रूप क्या होगा। मेरे भाई डी ऑप्शन मार दीजिएगा, जाम्बूड होता है, ठीक है। तत्सम की अगर हम बात करें तो मेरे भाई तत्सम की अगर हम बात करें तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हों, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आए हुए हों, या मेरे भाई प्राचीन जो है जो प्राचीन पहले के शब्द हुआ करते थे वो क्या कहलाते हैं मेरे भैया, प्राचीन शब्द या संस्कृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये मेरे भाई उत्पत्ति, व्युत्पत्ति या उद्गम, उद्भव के आधार पर कितने जो है आपके 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है।
आपकी उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम या उद्भव के आधार पर, उद्गम उद्भव के आधार पर ये आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, और चौथा होता है आपका विदेशज या विदेशी शब्द। ठीक है मेरे भैया, विदेशज या विदेशी शब्द। अगर तत्सम शब्द की बात करें तो संस्कृत भाषा के प्राचीन शब्द या संस्कृत भाषा के शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, नवीन शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो अपने देश में जन्मे हों उसे देशज कहा जाता है, तथा जो विदेश से आए हुए या आगत शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। मेरे भैया यहां से एक बात और आती है कि सर उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उद्गम का मतलब क्या होता है? उद्भव का मतलब क्या होता है? मेरे भाई जान लीजिएगा, उत्पत्ति का मतलब होता है जिसके जन्म लेने का कोई कारण हो, जिसके जन्म लेने का कोई कारण हो। कोई एक कारण हो, जिसके जन्म लेने का कोई एक कारण हो, उसे क्या कहा जाता है? उत्पत्ति कहा जाता है। जैसे गेहूं का बीज डाला गया और पौधा बनकर ऊपर आ गया, तो इसकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। व्युत्पत्ति की बात करें मेरे भैया, तो जिसके जन्म लेने का कोई कारण नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? व्युत्पत्ति कहा जाता है। जैसे सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, इनकी क्या हुई है? व्युत्पत्ति हुई है। अगर हम उद्गम की बात करें तो मेरे भाई, उद्गम की बात करें तो उद्गम मीन्स होता है कि एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर प्रयोग किए जाते हों। जैसे आपके अरबी भाषा के शब्द, उर्दू भाषा के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, ये आपके क्या है? उद्गम है। ठीक है, यानी कि एक जगह से चलकर दूसरी जगह प्रयोग किए जाए हों। जैसे जो है आपकी उर्दू है, अरब देशों में प्रयोग की जाती है, भारत लोग आए, भारत में भी उर्दू आ गई, तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? उद्गम कहा जाता है। उद्भव कहा जाता है मेरे भैया, उद्भव उसको कहा जाता है कि जो पैदा कहीं और हुआ हो और प्रयोग कहीं और किया जाता हो। ठीक है, जैसे मान लियो कोनो लड़का है, पैदा अमेरिका में हुए लेकिन गिरा कहां हुए? भारत में हुए। ठीक है, तो मेरे भैया उसका क्या होता है? उद्भव होता है। जैसे तत्सम से तद्भव, मेरे भैया इन तद्भव का निर्माण तत्सम से हुआ है, लेकिन ये तत्सम में कभी प्रयोग नहीं किए गए हैं, तो इनकी क्या हुई है? उद्भव हुआ है। ठीक है, यहीं से एक और आता है कि बताइए निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या होता है? बेटा जिसके जन्म लेने का अनेक कारण होते हैं उसकी निष्पत्ति होती है। जैसे आप लोग साहित्य में पढ़े होंगे रस। ठीक है, रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। मेरे भाई कैसे रस की निष्पत्ति होती है? मेरे भैया आप कहीं जा रहे हैं और किसी जो है मृत जीव को देखा आपने, तो आपके हृदय में क्या आया? आपके हृदय में जो है एक जो है बड़ा वो मन हो गया कि यार छी 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 ये कैसा है। ठीक है, वहीं आप किसी जो है युगल जोड़े को देखते हैं तो आपके हृदय में प्रेम जागता है। ठीक है, आप कोई कविता हंसी वाली सुनते तो आपके हाथ से रस होता है। तो इसी तरह से रस में क्या होते हैं? हर एक जगह एक नया जन्म होता है, हर एक जो है भाव का जन्म होता है, तो उसी का क्या होता है? निष्पत्ति होती है। ठीक है, तो जामुन का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? तत्सम जाम्बूड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? मेरे भाई निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है? मेरे भैया बहुत गजब का क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए आग्रह का दिया गया है विग्रह। मेरे भैया आग्रह का विलोम क्या होता है? दुराग्रह होता है। आग्रह का विलोम हम अगर बात करें तो आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। अगर अपकर्ष का विलोम बात करें तो बेटे अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का विलोम जो होता है वो आपका क्या होता है? उत्कर्ष होता है। आगे हम बात करें बेटा जारज औरस, यही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जारज का विलोम क्या होता है? औरस होता है। बेटा उत्सर्जन का विलोम होता है अवशोषण। ठीक है,
उत्सर्जन का विलोम क्या होता है, अवशोषण हो जाता है। बेटे जारज का विलोम क्या होता है, औरस हो जाता है। जारज किसे कहते हैं, आप जान लीजिए कि जारज किसे कहा जाता है मेरे भैया। जारज उसे कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा जो है गांवों में दोगली संतान, ठीक है, अर्थात किसी स्त्री द्वारा उत्पन्न वह संतान जो उसके उपपति या जार से उत्पन्न हुई हो, जार या उपपति से उत्पन्न हुई हो, ठीक है। किसी स्त्री की वह संतान जो उसके जार या उपपति से उत्पन्न हुई हो, उसे ही क्या कहा जाता है, जारज कहा जाता है। बेटा जार का मतलब जान लीजिए, पर स्त्री से प्रेम करने वाला पुरुष, पर स्त्री से प्रेम करने वाले पुरुष को क्या कहा जाता है, प्रेम करने वाला पुरुष, पर स्त्री से प्रेम करने वाले पुरुष को क्या कहा जाता है, जार या उपपति कहा जाता है मेरे भैया। जारज संतान को धर्मशास्त्रों में दो प्रकार से बांटा गया है, एक को कहा जाता है कुंड तथा दूसरे को कहा जाता है मोलक। एक को कुंड कहा जाता है, दूसरे को क्या कहा जाता है, मोलक कहा जाता है मेरे भैया। कुंड की अगर हम बात करें तो ऐसी संतान जो स्त्री के पति के जिंदा होने पर भी उसके प्रेमी द्वारा उत्पन्न हो या उसके जार या उपपति द्वारा उत्पन्न होती है, उसे ही कुंड कहा जाता है। और मेरे भैया मोलक की बात करें तो मोलक किसी स्त्री की वह संतान जो उसके पति के मर जाने के बाद उसके उपपति जार या उसके प्रेमी द्वारा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहा जाता है, मोलक कहा जाता है मेरे भाई। इसी तरह एक क्वेश्चन और बनता है आपके पेपर में कि अविवाहित स्त्री का जो होता है पुत्र, उसे क्या कहा जाता है, अविवाहित स्त्री द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है मेरे भाई, अविवाहित पुत्री स्त्री द्वारा अगर उत्पन्न पुत्र की बात करें तो उसे क्या कहा जाता है, कानीन कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा मेरे भैया, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि अविवाहित स्त्री द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है, तो मेरे भैया कानीन कहा जाता है। और अगर हम औरस की बात करें तो औरस का मतलब होता है वैध पुत्र, ठीक है। आप लोग ऐसा जान लिए कि जारज अनवैलिड, ये जान लीजिए जारज जो होता है आपका अनवैलिड पुत्र होता है और औरस क्या होता है, वैलिड पुत्र होता है। जारज को क्या कहा जाता है, जो है सबसे अच्छी संतान कहा जाता है, जो अपने जो है पिता के द्वारा उत्पन्न हुई होती है, ठीक है। इस विवाहित स्त्री के पति द्वारा उत्पन्न हुई संतान जो होती है उसे औरस कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको याद रखिएगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा निम्नलिखित में से खर का पर्याय शब्द नहीं है मेरे भैया, खर का पर्याय शब्द नहीं है। तो देखिएगा खर मीन्स, अगर खर के पर्याय की हम बात करें तो खर का पर्यायवाची एक होता है तिनका, खर मीन्स होता है तिनका, और खर मीन्स होता है मेरे भैया गधा। खर मीन्स क्या होता है, गधा भी होता है, और खर मीन्स क्या होता है मेरे भैया, राक्षस भी होता है, ठीक है। खर मीन्स क्या होता है, राक्षस भी होता है। अब देख लीजिएगा खर मीन्स क्या हो जाएगा, कह रहा खर का पर्याय नहीं है बेटा, खर का पर्याय तिनका भी है और दुष्ट का मतलब राक्षस भी है। खर का पर्याय क्या है, राक्षस भी है। और आगे हम बात करें तो खर का पर्याय क्या है, गधा भी है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। खर का पर्याय शब्द नहीं है तो कौन सा नहीं है, तेज हो जाएगा। तेज का पर्याय अगर हम देखें तो बेटा तेज का मतलब होता है तीव्र, या कह सकते हैं आप तीक्ष्ण, ठीक है। तीव्र या क्या कह सकते हैं, तीक्ष्ण कह सकते हैं आप जो है तेज का पर्याय। चलिए आगे चलते हैं। मेरे भाई कह रहा कि ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ऐ वर्ण की बात करें मेरे भैया तो देखिएगा, ए की अगर बात करें तो बेटा इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए और ऐ को क्या कहा जाता है बेटे, संयुक्त स्वर कहा जाता है। और संयुक्त स्वर की बात करें तो ऐसे वर्ण जो दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं या दो वर्णों से मिलकर बने हुए होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ए की बात करें तो बेटा ए आ प्लस आ धन ई से मिलकर क्या बनता है आपका, ए बन जाता है। और बाबू आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है आपका, तालु।
ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। तो ये इसका ए का उच्चारण स्थान ए और ऐ का क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य हो जाएगा। अगर बाबू ऐ की बात करें हम तो आ जो है ऐ आपका आ धन ए से मिलकर बनता है बेटे, आ ए जो है ए फिर से आ धन ई से मिलकर बन जाएगा। आगे हम बात करें तो आ धन आ मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा आ प्लस ई बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ से होता है, और ई का क्या होता है, तालु से होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य सही हो जाएगा। ए और ऐ का वर्ण क्या कहलाते हैं बेटा, कंठ तालव्य कहलाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 12 बरस ल कुकुर जीवे अरु 13 ल जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है, कह रहा 12 बरस ल कुकुर जीवे अरु 13 ल जिए सियार। तो बेटा यह पंक्ति किसकी है, जगनिक की है। यह पंक्ति जो है जगनिक की है। और बाबू ये पंक्ति ली कहां से गई है, तो ये ली गई है परमाल रासों से। ये पंक्ति जो है आपकी परमाल रासों से ली गई है। ठीक है, 12 बरस ले कुकुर जीवे और अरु 13 ले जिए सियार, और बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवे तो धिक्कार। ठीक है, तो मेरे भैया ये कहां से ली गई है, परमाल रासों से ली गई है। और मेरे भाई एक बात और बता दे, ये जो जगनिक है, ये जो जगनिक है मेरे भैया महोबा या कलिंजर, ठीक है, महोबा या कलिंजर के शासक परमाल के ये क्या हैं, दरबारी कवि हैं। ठीक है, अगर हम जगनिक की बात करें तो महोबा या कलिंजर के शासक परमाल के ये क्या हैं, जो है आपके दरबारी कवि माने जाते हैं, जगनिक। चलिए आज के लिए यहीं तक। ठीक है।